Good morning student. I will teach you mathematics of 11th class. बेटा that is practice video. हम कुछ थ्योरम्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं. एक रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, इन थ्योरम जितने भी थ्योरम्स बता रहा हूँ, जितने भी एग्जांपल्स मैं इस प्रैक्टिस वीडियो में बता रहा हूँ, सारे के सारे वीडियो बेटा ध्यान से देखना है और सारी थ्योरम्स को भी करना है. ठीक है. तो जैसे कि अगली थ्योरम ये कहती है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट. अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट गिवन हो, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा. इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी. दिस सिंबल फॉर इफ एंड ओनली इफ. मतलब पहले इसको ट्रू मान के चलेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए सच है, और हम इसे प्रूव करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी होगा. फिर एक बार इसको सच मान के चलेंगे कि ए इज इक्वल टू बी है, और इस बात को प्रूव करेंगे. जहाँ भी ये सिंबल नजर आए उसका मतलब यही होता है. चलो, हमने सबसे पहले मान लिया कि ए इज इक्वल टू बी है, ये सच मान के चल रहे हैं. हम प्रूव करना चाहते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी कि दोनों साइड इक्वल है. हम इनमें से राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ, मैं बी क्रॉस ए लेके चलता हूँ, दैट इज राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए. ठीक है. लेकिन b किसके बराबर है बेटा? a के. तो b के स्थान पे a लिख सकता हूँ, तो a क्रॉस a बन जाएगा. a एज इट इज लिखा, b के स्थान पर a लिख दिया, तो ये राइट हैंड साइड निकला a क्रॉस a. ऐसी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? ये है a क्रॉस b. तो a क्रॉस b इज इक्वल टू a एज इट इज, लेकिन b के स्थान पे फिर मैं a रख सकता हूँ क्योंकि a तो b के बराबर है. ठीक है. तो b के स्थान में फिर a रख दिया. अब चेक करो दोनों साइड कैसी आ गई? सेम आ गई है. अगर दोनों साइड सेम आ गई तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. ठीक है जी. हाँ बेटा, तो मैं ये समझा रहा था आपको कि इस तरह से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सेम आ जाते हैं. अगर दोनों वैल्यूज सेम आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वल होने चाहिए. अब हम क्या करते हैं, अब हम मान के चलते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए सच है. पहले हमने क्या माना था कि ए इज इक्वल टू बी है. अब हम क्या मान के चल रहे हैं बेटा? ए क्रॉस बी किसके बराबर है? बी क्रॉस ए के. और हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? वी वांट टू प्रूव ए इज इक्वल टू बी. ठीक है बेटा. तो ए इज इक्वल टू बी कैसे प्रूव करूं? तो ए इज इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा. हमें ए को दिखाना पड़ेगा कि दैट इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए. तो अगर ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ए में से एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसे बी में दिखा देंगे. लेट एक्स बिलोंग करता है ए में. मैंने मान लिया कि एक्स बिलोंग करता है किसमें? ए में. तो मैं एक्स कोमा एम का एक ऑर्डर पेयर बनाया, एक्स के साथ एक एम कोई और एलिमेंट ले लिया, एक ऑर्डर पेयर बनाया, वो सीधा बिलोंग करना चाहिए किसमें? ए क्रॉस बी में. ऐसा लिख सकता हूँ मैं. क्यों बेटा? एक्स एलिमेंट तो मैं ए से उठा के चल रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है. तो एक एक्स एलिमेंट ए से उठाऊंगा, उसे बी में दिखा दूंगा. मैंने एक्स बिलोंग करता है ए में लेके चल दिया. मैं एक्स कोमा एम का एक ऑर्डर पेयर बनाया जो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, क्योंकि बेटा वहाँ पर एक बी सेट भी तो है. और सबसे बड़ी बात इस थ्योरम में लिख रखा है कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए. दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं. ठीक है बेटा. एक्स और एम एक ऑर्डर पेयर जो बिलोंग करना चाहिए ए क्रॉस बी फॉर ऑल एम बिलोंग टू बी. मतलब मैंने बी सेट से एक एम एलिमेंट उठाया, बी सेट से मैंने क्या करा? एक एम एलिमेंट उठाया. बी सेट से एक एम एलिमेंट उठाया और ए सेट में मैंने एक एलिमेंट अपनी तरफ से माना है. ठीक है जी. तो एक्स और एम का एक ऑर्डर पेयर बनाया जो बिलोंग करना चाहिए ए क्रॉस बी में. बेटा ये ए क्रॉस बी के अंदर क्यों बिलोंग करना पड़ा हमें? क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ए सबसेट ऑफ बी है. ठीक है. और एक्स एलिमेंट में ए से लेके चलता हूँ, लेकिन हमें गिवन क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है. गिवन क्या है? हमें गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. तो किसी तरह से मुझे एक एलिमेंट को ए क्रॉस बी में ले जाना पड़ेगा. इसकी हेल्प लेनी है कि इसकी किस तरह से हम हेल्प ले सकते हैं. तो मैं एक्स बिलोंग करता है ए में, ये तो मुझे पता है, मैं लेके चल दिया. लेकिन ए क्रॉस बी के अंदर जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में होना चाहिए, है ना. तो अब एक्स ए में तो है, लेकिन बी का भी एक एलिमेंट मुझे चाहिएगा. अब मुझे पता नहीं बी का एलिमेंट कैसा है, तो मैंने मान लिया कि एम बिलोंग करता है बी के अंदर. तो एम बी से उठाया और एक्स ए से उठाया, तो एक्स का एम के साथ एक ऑर्डर पेयर बनाया. वो सीधी सी बात है, बिलोंग करना चाहिए ए क्रॉस बी के अंदर. एक ऑर्डर पेयर ए क्रॉस, क्योंकि ए क्रॉस बी में सही ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं. तो एक्स कोमा एम जो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में, जहाँ पे एम बी सेट से बिलोंग करता है. ठीक है जी. लेकिन ए क्रॉस बी किसके बराबर है बेटा? बी क्रॉस ए के बराबर है. तो ए क्रॉस बी की जगह मैं बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ. ठीक है. तो एक्स को एम का ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए बी क्रॉस ए में, तो इसका मतलब है ये वाला एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए और एम किस में जाना चाहिए?
ए के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो एक्स सीधा बी में चला जाएगा, तो ये इंप्लाइज करता है कि एक्स बिलोंग करना चाहिए किसमें बेटा, बी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने एक्स उठाया कहाँ से था, ए से, कहाँ दिखा दिया बेटा, बी के अंदर। तो ए किसका सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। अब एम ए के अंदर बिलोंग करता है बेटा, एम पॉइंट किसमें बिलोंग करता है, ए में बिलोंग करता है। अब ये एम बिलोंग करता है ए में, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम चाहे ए में जाए या ना जाए इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो मतलब था कि ये एक्स बी में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक्स जो बिलोंग कर रहा था ए सेट में, वो ए और ए के सारे एलिमेंट बेटा बी में जाने चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो एक्स जो ए से उठाया था वो बी में चला गया, यहाँ से क्लियर जा रहा है कि बी में जा रहा है। तो इसका मतलब एक्स जो ए में था वो बी में भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ए किसका सबसेट होना चाहिए, बी का। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है जी। वैसे इस केस में ना एक बात और प्रूव हो गई है, अगर आप ध्यान दें। आप सोचो, मैंने m बिलोंग करता है b, मैंने एक m एलिमेंट उठाया था कहाँ से, b से। वही m एलिमेंट अब फिलहाल कहाँ पे चला गया, a के अंदर चला गया। तो इससे ये बात, इसी से एक बात और प्रूव हो गई कि b किसका सबसेट हो गया बेटा, a का। क्योंकि b के सारे एलिमेंट जो m टाइप के थे, वो जो b सेट के अंदर पड़े थे, वो सारे एलिमेंट यहाँ से किस सेट के अंदर चले गए बेटा, a सेट के अंदर चले गए। तो मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि b इज आल्सो सबसेट ऑफ a। तो a b का सबसेट है और b a का सबसेट। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू b होना चाहिए। तो इससे हमें एक रिजल्ट याद होना चाहिए, इससे एक बात पता चलती है इस थ्योरम की हेल्प से, कि a और b का क्रॉस प्रोडक्ट बेटा b क्रॉस a के बराबर होगा। ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब a सेट खुद b सेट के बराबर हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मतलब दो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी बराबर नहीं होंगे जब तक कि वो a और b आपस में बराबर ना हो जाए। अच्छा चलो आगे थ्योरम है। एक थ्योरम कहती है कि a का क्रॉस प्रोडक्ट b डैश इंटरसेक्शन c डैश उस पूरे का डैश, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे पर एक और डैश ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये बराबर है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c के बराबर है, ठीक है बेटा। ये थ्योरम प्रूव करेंगे। चलो, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ सीधा ही। मैं a का क्रॉस प्रोडक्ट b डैश इंटरसेक्शन c डैश उस पूरे के ऊपर डैश फिर दोबारा लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये लेके चलता हूँ a का क्रॉस प्रोडक्ट, इसके ऊपर बेटा डिमोर्गन्स लॉ अप्लाई कर दो बाय यूजिंग डिमोर्गन्स लॉ, ठीक है। आप सब बच्चे जानते हैं कि डिमोर्गन्स लॉ क्या होता है, क्या यूज कर रहे हैं हम, डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ में देखेंगे क्या होता है। मुझे ये प्रूव करना है कि दोनों साइड इक्वल है। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, a क्रॉस b डैश इंटरसेक्शन c डैश उस पूरे के ऊपर डैश, ये साइड लेके चलता हूँ और इसका आंसर सीधा ये निकाल दूंगा। a का क्रॉस प्रोडक्ट b डैश के ऊपर डैश, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आएगा, आप जानते हैं ये बात बेटा, और c डैश के ऊपर डैश, आप जानते हैं बाई डिमोर्गन्स लॉ। डिमोर्गन्स लॉ कहता है a का इंटरसेक्शन b के साथ उस पूरे के ऊपर डैश, दैट इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश, ये होता है डिमोर्गन्स लॉ। तो उसके हिसाब से इंटरसेक्शन है तो यूनियन आता है, ठीक है। इंटरसेक्शन तो यूनियन आता है, तो इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन तो लगा रखा है, और b डैश के ऊपर एक डैश आना चाहिए, जो भी सेट हो उसके ऊपर डैश आना चाहिए, ठीक है। तो a का क्रॉस प्रोडक्ट b के ऊपर डबल डैश तो b के बराबर होता है यूनियन, c पर डबल डैश तो c के बराबर होता है। ये बात पता होनी चाहिए बेटा। किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीकेंट ले, किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीकेंट ले तो फिर क्या आएगा, वापस वही सेट आएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, a क्रॉस b यूनियन c, और दैट इज आल्सो इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, दैट इज इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। मैंने सीधा ही इसको ऐसे लिख दिया। कई बच्चे कहेंगे सर सीधा लिख दिया, कैसे क्यों लिख दिया, कहाँ से लिख दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले 3 थ्योरम्स आपसे डिस्कस करी थी थोड़ी देर पहले, वो थ्योरम्स देख लेते हैं क्या है, ठीक है जी। 3 थ्योरम्स मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें तो है नहीं, एक घंटे के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो में चेक करो बेटा। 3 थ्योरम्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 3 थ्योरम्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि ये इसके कैसे बराबर हो सकता है। एक मिनट में जब देखता हूँ मुझे मिल जाती है तो मैं आपको इसमें बता दूंगा। हाँ मिल गए, देखो बेटा ये चेक करो, ये 3 थ्योरम्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है। इसका एक वीडियो बना रखा मैंने, इससे पहले वाला वीडियो मैंने इसके बारे में बनाया था, ठीक है। इसका प्रूफ दिया मैंने आप लोगों को। पहले थ्योरम नंबर 2 समझाई थी, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c दैट इज a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। फिर थ्योरम नंबर 1 बताया, पहले थ्योरम नंबर 2 बताया, 2 का प्रूफ दिया, ठीक है। 2 का प्रूफ देने के बाद थ्योरम नंबर 1 बताया। थ्योरम नंबर 1 को हमने इस तरह से बताया, ये बताया a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। फर्स्ट वीडियो देखना जरूरी है। मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि 3 थ्योरम मैंने आपको समझाई थी, उसमें थ्योरम नंबर 3 थी
ए क्रॉस बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसका प्रूफ मैंने नहीं दिया था, लेकिन इससे ऊपर वाली थ्योरम नंबर 2 का प्रूफ दे रखा था, मैंने यहाँ पर दिया है, इसी वीडियो के अंदर दिया था, वीडियो नंबर इससे पहले वाली वीडियो में। तो आपको थ्योरम नंबर 3 का प्रूफ आपको याद करना है, अपने आप करना है, मुश्किल नहीं है, करके देखेंगे। जो बच्चा थ्योरम नंबर 2 करके देखेगा वो ही बच्चा थ्योरम नंबर 3 को कर सकता है, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इसको ध्यान रखना, ये बात, ये तो अपने आप करना है, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 3 कहती है कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी आए, यूनियन हो बीच में, तो ए क्रॉस बी आएगा, यूनियन बीच में आएगा और ए क्रॉस सी आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये रिजल्ट इसके बराबर होता है। मैंने इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है जी। तो अगर हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं तो यहाँ पर हम पूछा था कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इस पूरे के ऊपर डैश है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी डैश के ऊपर डैश, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आएगा, सी डैश के ऊपर फिर दोबारा डैश आ जाएगा, ठीक है। ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के ऊपर डबल डैश, तो बी के बराबर होता है, ठीक है जी, बी के बराबर होता है। यूनियन सी के ऊपर डबल डैश, सी के बराबर होता है। अब ये ए क्रॉस बी यूनियन सी तो बन गया बेटा, और अभी थोड़ी देर पहले इसका रिजल्ट बता रखा है मैंने, क्या होता है, ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ, यूनियन बीच में, और ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ, ठीक है जी। अगर ये थ्योरम आती है तो आप ये जो जैसे मैंने बताया यहाँ तक वैसे का वैसा कर जाइए, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरम ज़्यादा नंबर की आती है, मान लीजिए 2 नंबर की आती है, तो इतना करना बहुत रहेगा, इससे फालतू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थ्योरम ज़्यादा नंबर की आती है, जैसे 4 नंबर की आ जाए, तो इतना कर दीजिए, और इतना करने के बाद बेटा ये वाला रिजल्ट आपको प्रूव करके वहीं पर दिखाना पड़ेगा। नीचे इस रिजल्ट को प्रूव करके दिखा दो, वेयर जहाँ पे ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। बेटा इस रिजल्ट को आप अलग से नीचे करके प्रूव करके दिखा दो इसके साथ ही, ठीक है। अगर कभी 4 नंबर का आ जाए तो, अगर 2 नंबर का आता है तो डायरेक्टली ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो इस थ्योरम का प्रूफ इस तरह से बनाना है। चलिए, अच्छा अगर आप बुक में चेक करेंगे ना इसका रिजल्ट, तो वो क्या करते हैं, बुक वाले क्या करते हैं, वो इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। मैं बार बार ऐसा क्यों करूं, जब मेरे पास अपनी खुद की टेक्निक है तो मैं उसको फॉलो करूंगा ना। उसमें क्या करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं। अगर चाहे तो आप सबसेट दिखा सकते हैं, लेकिन मैं अगर इस टेक्निक को फॉलो करता हूं तो क्या प्रॉब्लम है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, डी मोर्गन से अप्लाई करता हूं, ये बी बन जाएगा, ये यूनियन, ये सी बन जाएगा, इंटरसेक्शन जो यूनियन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ए क्रॉस बी यूनियन सी को मैं डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। अगर 2 नंबर का है तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर 4 नंबर का पूछ लिया जाए तो इस रिजल्ट को आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों साइड बराबर क्यों आई है, ठीक है। और ये मैंने जो 3 थ्योरम्स बता रखी हैं आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, 3 थ्योरम्स बता रखी हैं, आप उसको चेक करें और इसका प्रूफ अपने आप दें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूँ, वैसे दूसरी बार आया है क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इससे पहले भी मैं एक बार समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि अगर ए और बी 2 सेट हैं और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 6 के बराबर हैं, मतलब एक ए सेट है, एक दूसरा सेट है बी है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला गया, क्रॉस प्रोडक्ट चेक किया तो उसके अंदर 6 एलिमेंट थे। हालांकि मुझे ए सेट नहीं पता, मुझे बी सेट भी नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये दे रखा है कि जो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें बेटा 3 एलिमेंट्स गिवन है। ए क्रॉस बी के वैसे टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं, टोटल 6 एलिमेंट है, लेकिन 6 में से 3 एलिमेंट दे दिए ए क्रॉस बी के। कौन कौन, एक तो ये वाला एलिमेंट, एक दूसरा बेटा ये दे दिया, और तीसरा ये दे दिया। ये तीनों ही ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं ए क्रॉस बी में। अगर कोई ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है तो पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से, 1 भी ए सेट से बिलोंग करेगा, 2 भी ए सेट से बिलोंग करेगा, और 3 भी ए सेट से बिलोंग करेगा। और जो बाद में सफिक्स होती है 3, 5, 3, वो सब बी में बिलोंग करने चाहिए। तो 1, 2, 3 तो ए में बिलोंग करने चाहिए, ठीक है जी। और 3 और 5 किस में बिलोंग करने चाहिए, बी सेट में बिलोंग करने चाहिए। क्लियर है बात, आगे चल रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे ए सेट क्या बन गया, ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3 आ गए। बी में कितने एलिमेंट है बेटा, 1, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ए सेट कंप्लीट है बेटा। इस ए सेट में इन तीनों के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता, मेरा मतलब ये है। और इस बी सेट में इन दोनों के अलावा कोई और एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। आप कह सकते हो भाई कैसे, उसका रीजन यहाँ पर है कि ऐसा इसलिए है। ए क्रॉस बी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे बेटा, 6 दे रखे हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला n ऑफ a इंटू में n ऑफ e इक्वल टू 6। लेकिन अभी आपने एक ए सेट ढूंढा है, ए सेट में कितने एलिमेंट ढूंढे हैं, 3 ढूंढे हैं। बी सेट में कितने एलिमेंट ढूंढे बेटा, 2 एलिमेंट ढूंढे हैं। तो n ऑफ a में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, n ऑफ b में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते कितना आता है, 6। दोनों साइड क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब a में जो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 डाले और b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 डाले हैं वो एक्चुअली में ठीक है, मतलब ए सेट कंप्लीट है। इसके अंदर और एलिमेंट नहीं आने चाहिए, ना तो ए में ना ही बी में। ये इस बात का प्रूफ है। तो इसलिए ए के अंदर 3 एलिमेंट होने चाहिए और बी में 2 एलिमेंट होने चाहिए, और ए सेट ये होना चाहिए और बी सेट ये बन जाएगा। 3 और 5 से बी सेट बनेगा, 1, 2, 3 से ए सेट बन जाएगा, ठीक है। अब बेटा ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। उसमें पूछा क्या गया है,
उसमें पूछा ये गया था कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 6 हों और ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट दे दिए जाएँ, 1 2 और 3, है कितने एलिमेंट? 6। है कितने ऑर्डर पेयर बेटा? 6। लेकिन ऑर्डर पेयर हमें पता कितने हैं? 3, तो बाकी 3 निकालना चाहते थे हम, ठीक है। उसके लिए मुझे ए सेट की जरूरत थी और मुझे बी सेट की जरूरत थी, तो हमने ए सेट और बी सेट निकाल लिया। अब इन दोनों का क्रॉस कर देते हैं ताकि क्रॉस प्रोडक्ट पता चल जाए क्या आ जाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, 1 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, 2 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर, 2 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर, फिर 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट बन गए। 6 में से 3 एलिमेंट तो मुझे पता है पहले से ही, वो कौन कौन से पता है चेक कर लो बेटा। 1 3 पता है, 1 3 पता है, 2 5 पता है, 2 5 भी पता है, 3 3 पता है बेटा, 3 3 ये आ गया, ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट पूछना था भाई, 6 एलिमेंट है एक क्रॉस बी में, 6 एलिमेंट है, उसमें से 3 ही, तो बाकी 3 बताओ, तो बाकी 3 ये बच गए। तो आप लिख सकते हो रिमेनिंग एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू, रिमेनिंग एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू, वो क्या क्या बच गए चेक करो बेटा। एक तो 1 5, एक 2 3 और एक लास्ट में 3,5। इस तरह से रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी के रिमेनिंग एलिमेंट ये होने चाहिए। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर सकते थे। ये ध्यान देके आपको इस क्वेश्चन को समझना है और करना है, क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ एक ए सेट गिवन है एंड बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ए, अगर कोई ए सेट दे दे आपको, कोई बी सेट दे दिया जाए, तो आपसे पूछ ले भाई ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होने चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है, वैसे जब थ्योरी समझाई थी तब भी समझा चुका हूँ ये। तो मैंने आपको बताया था कि ए से बी में जो टोटल रिलेशन हैं एक्चुअली में वो बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज आल्सो इक्वल टू टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने टोटल सबसेट हैं वही टोटल रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। तो इस ए सेट से इस बी सेट में टोटल जितने भी रिलेशन बनाए जा सकते हैं, जितने भी रिलेशन पॉसिबल हैं, वो सभी रिलेशन एक्चुअली में किसके बराबर होते हैं, उनकी संख्या किसके बराबर होती है, ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट के बराबर ही होती है। और ए क्रॉस बी के सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। याद है, एक सेट में 5 एलिमेंट हो, एक सेट ए दे दिया जाए, मान लो एक सेट ए में 5 एलिमेंट हो बेटा, एक सेट ए में कितने एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो। तो बताओ टोटल सबसेट क्या होंगे, टोटल सबसेट्स ऑफ ए, तो फार्मूला है 2 की पावर 5। समझ गए ना। तो ए के टोटल सबसेट, ए के टोटल सबसेट ढूंढ रहा हूँ ए के, तो ए के नंबर ऑफ, ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5 है, वो 2 की पावर में आ जाता है। 2 की पावर में क्या आएगा, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ऐसे ही ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कैसे निकालूंगा, ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कैसे निकालूंगा, 2 की पावर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो दैट इज इक्वल टू 2 की पावर ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट को लिख सकते हैं ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू में बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 आ जाएगा, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 की पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। तो इस तरह से कोई सेट ए दे दिया जाए बेटा, बी सेट दे दिया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का ये फार्मूला परमानेंटली आप याद कर लो, ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आने वाला हूँ अगला जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है। एक रिलेशन गिवन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ रिलेशनशिप, उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन अब मैं समझाने जा रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक करली ब्रैकेट बंद है, ये एक सेट गिवन है, एक रिलेशन गिवन है एक्चुअली में, एक्स वाई का एक ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स और वाई में रिलेशन ये दे रखा है कि वाई बराबर है एक्स माइनस 1 का मोड, कोमा, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं बेटा, इंटीजर से। चाहो तो आप यहाँ वाई कोमा एक्स बिलोंग टू जेड लिख सकते हो। और एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू 3 हो, इसको आर से रिप्रेजेंट किया, आर फॉर रिलेशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया वो ध्यान देना, सिर्फ ये आर गिवन है आपको और कुछ नहीं गिवन है, आर गिवन है। कहता है इस जो ये आर है ना, आर की तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है बेटा। कैसी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बनाओ, इस रिलेशन की डोमेन बताओ, इसकी रेंज बताओ, इसकी को डोमेन बताओ, ठीक है जी, ये निकालना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, y बराबर एक्स माइनस 1 का मोड कोमा और x का मोड लेस देन इक्वल टू 3 दे रखा है। अब हमें करना क्या है बेटा, इसमें मुझे x की वैल्यू पुट करनी है। x क्या है, एक इंटीजर है, y भी क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं बेटा,
इंटीजर ये होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये सब ऑल ऑफ दीज आर इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो x एक इंटीजर है, y भी एक इंटीजर है, लेकिन y बराबर गिवन है x - 1 का मोड कोमा, और x का मोड जो है ना, x का मोड लेस देन इक्वल टू 3 गिवन है बेटा, ठीक है। तो आपको इसमें x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा काम करना है, x की वैल्यू डालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। लेकिन बेटा x की वैल्यू वो वैल्यू डालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि x का मोड लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो अच्छा एक बात बताना चाहूँगा, ये मोड के बारे में आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा, पहले भी समझा रखा है वैसे तो, जिसने सेकंड फंक्शन समझा उसको तो बेटा पता ही है, जिसने सेकंड फंक्शन के वीडियो देखे हैं। -5 का मोड दैट इज इक्वल टू +5, 5 का मोड दैट इज इक्वल टू +5, 1 का मोड दैट इज इक्वल टू 1, -1 का मोड 1, 0 का मोड 0, 2 का मोड 2, मतलब इसका काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, बस मेन बात ये, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आया, लेकिन नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, -1 को भी पॉजिटिव बना दिया, +1 कर दिया, 0 का मोड 0, 2 का मोड 2, √2 का मोड माइनस का √2 लिख दिया, मान लो -√2 का मोड क्या होगा, √2 होगा, पास पॉजिटिव आएगा। तो इसका बस इतना सा काम है, ये छोटी सी बात समझनी है आपने। अच्छा जी, अब x की वो वैल्यू यहाँ पुट करो जिसको मैं यहाँ पुट करूँ, कोई x क्या है बेटा, इंटीजर है। अब कोई भी एक इंटीजर पुट करो, ठीक है, उस इंटीजर को पुट करूँ, उसका मोड निकालूँ तो लेस देन 3 आना चाहिए। चलो मैंने सोचा -3 डाल लेता हूँ, -3 का मोड क्या होगा, +3, 3 बराबर 3 आ गया, तो -3 ले सकता हूँ। -2 डाला, -2 का मोड क्या होगा, +2 आएगा, -2 का बेटा जो मोड निकलेगा 2 आएगा, जो 2 क्या है, लेस देन 3 है, तो ये भी सच है, तो -2 भी ले सकता हूँ। -1 का मोड क्या होगा, +1 आएगा, 1 लेस देन 3, ये भी सच है। 0 डालो, 0 का मोड क्या होगा, 0 आएगा जो लेस देन 3 है, तो 0 ले सकते हैं। ऐसे ही 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, लेकिन 4 नहीं डाल सकता। 4 का मोड क्या होगा, 4 ही होगा, लेकिन 4 लेस देन 3 है क्या, नहीं है। 5 डालो, 5 का मोड क्या होगा, 5 ही रहेगा, 5 लेस देन 3 है क्या, नहीं है, तो इसलिए 4 नहीं डाल सकते, 5 नहीं डाल सकते, 6 नहीं डाल सकते, 7 नहीं डाल सकते, लेकिन -4 भी तो नहीं डाल सकते, क्योंकि -4 डालते तो बेटा -4 का मोड क्या होता है, चेक करना, -4 का मोड +4 जो लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, तो -4 नहीं डाल सकते। -4 का मोड, -5 का मोड क्या होगा, 5 जो लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, नहीं है, तो -5 भी नहीं डाल सकते, -6 भी नहीं डाल सकते, -7 भी नहीं डाल सकते, इसी तरह से। तो कहाँ तक डाल सकते हैं, -3 तक डाल सकते हैं। इसका रीजन आप देख भी सकते हैं, आसानी से देखते हैं बेटा, इसका क्लियरली जो रीजन है वो ये यहाँ आपको समझ में आएगा। कई बच्चे हो सकता है कन्फ्यूजन में हो कि भाई x का मोड लेस देन इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, तो मैंने कहा भाई -3 होनी चाहिए, डालो -3, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -3 होनी चाहिए। वो कहे भाई कैसे होनी चाहिए, -3 का मोड करा मैंने, यहाँ -3 डाल दिया और मोड का सिंबल लगाया, लेकिन -3 का मोड होता क्या है, 3 होता है। क्या वो लेस देन इज इक्वल टू 3 आ रहा है, हाँ आ रहा है, क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3 तो आ रहा है ना, चल लेस देन नहीं हो, दोनों में से एक ही बात सच होती है, तो x की वैल्यू -3 इसको सेटिस्फाई करती है। अब x की वैल्यू -3 के बाद क्या डाल दिया मैंने, -2, अब डालो इसमें -2, -2 का मोड लेस देन इज इक्वल टू 3 है क्या, -2 का मोड क्या होता है, 2 लेस देन इज इक्वल टू 3, क्या 2 लेस देन 3 है, तो x की वैल्यू -2 भी डालनी चाहिए। इसी तरह से -1 डालनी चाहिए, 0 डालनी चाहिए, 1 डालनी चाहिए, 2 डालनी चाहिए और 3 डालनी चाहिए। अब -1 डालोगे, इसमें बेटा -1 डालोगे, -1 का मोड क्या है, +1 जो लेस देन इक्वल टू 3, ये भी सच है कि 1 लेस देन 3 होता है, बात सच है ना, बात सच होनी चाहिए, तो -1 भी डाल सकते हैं। ऐसे 0 डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, लेकिन -4 नहीं डाल सकता। अब जानते हो -4 का मोड लेस देन इक्वल टू 3, -4 का मोड +4 होता है, जो कि लेस देन इक्वल टू 3 करने पर रिजल्ट कैसा देता है, गलत देता है, क्योंकि 4 लेस देन 3 पॉसिबल नहीं है, इसलिए x की वैल्यू -3 से +3 ही डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ और पुट नहीं किया जा सकता। अच्छा, अगर x की वैल्यू -3 से लेके +3 हो, तो अब एक काम करते हैं, अब मुझे x मिल गया, x की वैल्यू पता चल गई कि x की वैल्यू क्या है, -3 से +3 होनी चाहिए, और एक फंक्शन पता है y बराबर x - 1 का मोड है। अब x की वैल्यू, ये सभी वैल्यू बेटा क्या करूँगा मैं, इसमें डाल लूँगा और y की वैल्यू निकाल लूँगा। चलो देखते हैं, x की वैल्यू पहले मैंने ली -3, क्या ली -3, और y बराबर क्या दे रखा है, x - 1 का मोड, x की वैल्यू -3 पुट करो इसमें,
-3 -1 मोड -4 का मोड क्या होगा +4। अब माइनस तो 2 डालो बेटा, इसमें डालनी है y बराबर -2 -1 -3 का मोड +3 -1 डालो -1 -2 का मोड -2 बनेगा -2 का मोड +2 जीरो डाल दो बेटा y बराबर 0 -1 बनेगा ये -1 का मोड +1 उसको क्या डालेंगे 1 डाल देंगे x की वैल्यू 1 डालेंगे इसमें x की वैल्यू 1 डालेंगे x की वैल्यू 1 1 -1 0 का मोड 0 2 डालेंगे x की वैल्यू 2 -1 आ जाएगा 3 डालेंगे 3 -1 2 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया चेक करें जरा। अगर हम चेक करें ऑर्डर पेयर की तरफ ध्यान दें तो चेक करो बेटा, अगर ऑर्डर पेयर की तरफ ध्यान दें तो बेटा ऑर्डर पेयर में क्या क्या आया -3 के साथ क्या आया 4, तो -3, 4 का ऑर्डर पेयर। फिर -2 के साथ कौन आया 3 -2, क्योंकि -2 डालने पर 3 आया था तो -2, 3 -1 के साथ 2 आया 0 के साथ 1 आया 1 के साथ 0 आया और 2 के साथ 1 आया 3 के साथ 2 आया। इस तरह से करली ब्रैकेट बंद और दैट इज आर। ये टेबुलर फॉर्म है और जो ऊपर गिवन थी दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इस तरह से आपको सेट बिल्डर फॉर्म देगा, एक रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म देगा, उसको आपको टेबुलर फॉर्म में इस तरह से वैल्यू निकालनी है एक्स की और वाई की, ऐसे ऑर्डर पेयर बनाने हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। अच्छा, आपसे पूछेगा कि इसकी डोमेन बताओ भाई, इसकी डोमेन क्या निकली, जो आपने रिजल्ट तो निकाल दिया, तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, तो व्हाट इज द डोमेन। तो पहले पॉइंट जो होते हैं बेटा वो डोमेन होनी चाहिए, जो पहले पॉइंट लिख रखे हैं दैट इज द डोमेन, वो डोमेन होनी चाहिए। अच्छा, तो डोमेन में क्या आया बेटा -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब डोमेन होगी, डोमेन ऑफ आर, ये आर की डोमेन है। अच्छा, इसकी रेंज बताओ, रेंज जो बाद में एलिमेंट है 4 3 2 1 0 1 2, तो आंसर रेंज में क्या क्या है बेटा चेक करना, एक तो आया 0 1 2 0 1 2 और एक 3 और एक 4, तो क्या क्या आंसर आया 0 1 2 3 4। चेक कर लो जो बाद में आ रहे हैं दैट इज द रेंज, जो बाद में पॉइंट आ रहा है वो रेंज है। ठीक है, किसी एलिमेंट को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर है 0 1 2 3 4, इस 2 को दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं, 0 1 2 3 4 बस, दैट इज द रेंज ऑफ दिस रिलेशन। अच्छा, अब आपसे कोडोमेन पूछ ले, तो पहले पॉइंट तो डोमेन होते हैं और बाद वाले पॉइंट क्या होते हैं रेंज होते हैं, और कोडोमेन क्या होती है बेटा, कोडोमेन हमें पता चलती है यहाँ से, जो रिलेशन गिवन है, रिलेशन में जो एक बेटा ऑर्डर पेयर गिवन है, ऑर्डर पेयर में जो बाद वाला एलिमेंट गिवन है जिसे हम वाई नाम दे रहे हैं, हर एक रिलेशन की बात कर रहा हूँ, जो बाद वाला पॉइंट हो, जो चाहे उसको नाम कुछ भी दे रखा हो, तो वो जो वाई है वो वाई किस सेट से बिलोंग करता है, जेड से बिलोंग करता है, दिस वाई बिलोंग टू जेड, दिस वाई आल्सो बिलोंग टू जेड। तो ये वाई अगर जेड से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ जिस सेट से बिलोंग करता है वो पूरा सेट ही कोडोमेन का होता है, तो कोडोमेन का सेट क्या हो गया जेड, यानी कि ऑल इंटीजर्स, दैट इज द कोडोमेन, सेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया रिलेशन का, कैसे एक सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म बनाते हैं और उसकी डोमेन रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है जी, चलो अब आगे चलते हैं। एक एग्जांपल और है बेटा, यहां पर एक ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस ए सेट में गिवन एलिमेंट है, एक रिलेशन आर दैट इज इक्वल टू एक्स वाई का एक ऑर्डर पेयर, रिलेशन में बेटा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं, सच दैट का सिंबल होता है बेटा ये एक्स और वाई में रिलेशन वो ये दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है एक्स और वाई एलिमेंट में कि x + 2y = 10, वो कहता है y को 2 से मल्टीप्लाई करूँ उसमें x जोड़ दूँ, ठीक है ना, यानी कि इस बाद वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करूँ उसमें ये पहला वाला एलिमेंट x जोड़ दूँ, 10 ही आना चाहिए, जहाँ पे x और y दोनों बिलोंग करते हैं ए सेट से, बेटा x और y दोनों ए सेट से ही लेना, ये बात क्लियर होनी चाहिए। देन फाइंड r एंड r का इनवर्स एंड इट आल्सो इट्स डोमेन एंड रेंज, वही चीज़ है, डोमेन निकालनी रेंज निकालनी है r की, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको किसमें कन्वर्ट करना है टेबुलर फॉर्म में। चलो देखते हैं, हम x + 2y = 10 लेके चलते हैं, जहाँ पे x और y किससे बिलोंग करते हैं ए सेट से। तो मैंने जब लिखा कि x और y बिलोंग करते हैं ए सेट से, अब ए सेट में कितने एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, तो y की वैल्यू जो होगी 1 से लेकर 10 तक ही हो सकती है और x की वैल्यू भी 1 से लेकर 10 तक यही हो सकती है जो यहाँ लिख रखी है, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट नहीं ले सकते, ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं, मैंने लिखा यहाँ पे 2y = x को उधर लिया है 10 - x आ गया, दैट इज इक्वल टू y बराबर 10 - x अपॉन में 2 आ गया, तो y बराबर मैंने ये निकाल लिया
ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपने एक्स की वैल्यू डालनी है और वाई की वैल्यू निकालते जाओ। अब एक्स की वैल्यू किससे बिलोंग करती है, ए सेट से, तो एक्स की वैल्यू उठानी कहाँ से है, ए सेट से उठानी है। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, तो एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक पुट कर दो। चलो देखते हैं, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, 10 - 1 9/2, 2 कर दो, 10 - 2 8/2, वाई की वैल्यू 4, 3 डालने पर एक्स की वैल्यू 3 डालने पर 10 - 3 7/2, 4 डालने पर 6/2 3, 5 डालने पर 5/2, ठीक है बेटा। एक्स की वैल्यू 6 डाल दो, एक्स की वैल्यू 6 डालने पर वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 6 डालने पर 10 - 6 4, 4/2 2 आ जाएगा। 7 डालने पर यहाँ पे 7 डालो, 10 - 7 3, 3/2, 8 डालने पर 2/2 1 आ जाएगा, 9 डालने पर 1/2 आ जाएगा, 10 डालने पर 0 आ जाएगा। अब मैं x की वैल्यू कहाँ 1 से लेकर 10 तक ही डाल सकता हूँ, इससे ऊपर तो नहीं डाल सकता ना, क्योंकि x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है ए सेट से, और ए सेट में 10 ही एलिमेंट हैं। और लेकिन y भी किससे बिलोंग करता है बेटा, ए सेट से। इसका मतलब ये हो y की वैल्यू इनके अलावा कुछ और नहीं होनी चाहिए। तो आप ध्यान दें, इसके अंदर y की वैल्यू भी 1 से लेकर 10 तक ही हो सकती है, ठीक है। y की वैल्यू 9/2